अगला अध्याय अर्थशास्त्र का 19 सरकारी बजट और कर निर्धारण के बारे में समझेंगे। इसके पहले हमें सरकार की भूमिका एवं सरकार की बजट संबंधित अप्रत्यक्ष कर के बारे में समझे थे। आइए आगे देखते हैं जिससे मूल्य संवर्धन किसे कहते हैं। अगला दिया है मूल्य संवर्धी कर के रूप में जो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जिसमें एक तारा ने अपने स्कूल के कंप्यूटर के लिए साईराम कंप्यूटर से 2 हार्ड ड्राइव खरीदे, जो बगैर वेट के बिल पर इसकी जो कुल कीमत थी वह लगभग 5,000 रुपये थी। इस पर 5% वेट लगाया गया और वेट के रूप में यह 250 रुपये की राशि जुड़ने के बाद उन हार्ड ड्राइव का कुल कीमत हो गया 5,250 रुपये। जैसा कि यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें 250 को वेट कीमत को जोड़ा गया था, इस कारण वह 5,250 रुपये की कीमत हुई। आगे देखते हैं जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, इसमें किस तरीके से कर लगाया जाता है। इसके पहले भी हमने अप्रत्यक्ष कर के बारे में समझा था, उसी से संबंधित जैसे वस्तु और सेवा में किस तरीके से कर लगाया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान में कई तरह के अप्रत्यक्ष कर के बारे में भी देखे हैं और इसके पहले भी वीडियो में हमने समझा भी था। जैसे उत्पाद शुल्क के बारे में समझे, बिक्री कर, सेवा कर आदि। लेकिन इसी तरह सामान एवं सेवाओं दोनों पर अलग अलग कर है। जैसे इसके अलावा राज्यों में भी क्या करते हैं, कर की जो दर है वह अलग होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की तुलना अगर दिल्ली में पेट्रोल सस्ता है, क्योंकि दोनों राज्यों में जो पेट्रोल पर बिक्री की जो दर है वह दोनों में अंतर दिखाई देती है। और ऐसे ही कई उदाहरण हैं जिसमें दोनों में अंतर दिखाई देता है। अगला आता है प्रत्यक्ष कर। जैसे हमने इसके पहले भी अप्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़े, सेवा और वस्तुओं पर लगाए गए कर के बारे में, लेकिन इनका भुगतान जो है परोक्ष रूप से उपभोक्ता को ही करना पड़ता है। लेकिन कुछ कर ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को देने होते हैं और ये कर व्यक्ति की आय या कंपनी अथवा व्यापार से जो होने वाली आय पर और आय की लागत से हैं और इन करों को ही हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। हमारे यहाँ 2 प्रमुख रूप से प्रत्यक्ष कर हैं, आय कर और निगम कर। जैसे कारखाने या व्यापार करने वाली जो कंपनी होती है वह निगम कर चुकाना होता है और यह कर इन कंपनी को अपने सभी खर्चों जैसे कच्चा माल है या कर्मचारी के वेतन ये संबंधित को काटने के बाद जो अर्जित आय पर देना होता है वह आ जाता है आपका निगम कर। अगला आता है आयकर जो इनकम टैक्स है, यह जो है व्यक्ति के निजी आय पर लगाया जाता है। आय के कई स्रोत हो सकते हैं जैसे वेतन, भत्ते, पेंशन ये सब है। इसके अलावा कोई व्यक्ति जैसे बैंक में रखी जो राशि है उस पर भी ब्याज अर्जित कर सकता है और अपनी किसी संपत्ति को किराए पर देकर भी वो क्या कर सकता है, आय प्राप्त कर सकता है और इस सभी आय पर आयकर देना होता है। जैसे आयकर बोलते हैं, आयकर एक निश्चित आय से अधिक आय की राशि पर देना होता है। आयकर जो रहता है वह कुल आय का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जिसकी आय जितनी होती है उतना ही अधिक आयकर का भुगतान करना होता है। करारोपण में न्याय संगतता, इसमें यह बताया गया है जैसे हमें इस प्रणाली में किस तरीके से अपनाना चाहिए और इस बात पर निर्भर भी करता है कि जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनका सोच क्या है, क्या वे कई लोग इससे सहमत हैं या नहीं। जैसे क्या होता है, कुछ लोग के पास लाखों करोड़ों संपत्ति होती है, जबकि एक वर्ग ऐसा भी है जो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती है। तो इस प्रकार आय की तुलना अधिक अगर असमानता ऊंची
करें तो इसमें समानता नहीं दिखाई देती। इसलिए सरकार को संपन्न लोगों से अधिक कर लेना चाहिए और गरीबों से कोई कर नहीं लेना चाहिए या फिर न्यूनतम कर वसूलना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो संग्रहित कर आय से भी क्या कर सकते हैं, गरीबों को बेहतर मौका देने का अवसर भी कर सकते हैं और उनकी जीवन स्थिति को भी सुधार सकते हैं। लेकिन आय के नियमों के अनुसार जिनकी आय अधिक होती है, जैसे कुल कर उनका जितना रहता है उनका हिस्सा अधिक रहता है, तो उनके लिए यह रहता है वह अधिक आय जमा करें, और जिसकी आय कम होती है वह जो कुल कर में उनका हिस्सा सबसे कम रहेगा। जहाँ तक अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो किसी वस्तु को खरीदने पर अमीर गरीब दोनों को समान रूप से कर देना पड़ता है। अगर अमीर और गरीबों के बीच कर के मामले में अंतर करें तो इसका एक उपाय यह है कि आवश्यक वस्तुओं पर कोई भी कर न लगाए जाए। ऐसा हो सकता है जिसमें कर की मात्रा कम हो सकती है, लेकिन जैसा कि वस्तुओं या सेवाओं पर कर लगाते समय सरकार को एक और जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें यह है कि कई वस्तु या सेवा है जिनका लोग सीधे उपभोग नहीं करते हैं। जैसे आ जाता है डीजल है, एल्युमिनियम है, स्टील है या मशीन है आदि में क्या करते हैं, उपभोग सीधा उपभोग तो नहीं करते, लेकिन इन चीज़ों पर कर बढ़ाया जाता है तो इनके उपयोग से जो बनने वाली चीज़ें अन्य वस्तु हैं उनकी मदद से परिवहन में होने वाली चीज़ों का दाम बढ़ा जाते हैं। इस प्रकार भले ही गरीब लोग केवल अनाज कपड़ा खरीदें, लेकिन डीजल स्टील पर कर लगाने से उनका जो एक हिस्सा रहता है वह गरीबों के भुगतान करना भी होता है। इस तरीके से यह न्याय संगत है। कर अपवंचना या कर चोरी, इसका अर्थ होता है जैसे कई लोग आय का जो पूरा विवरण नहीं देते और उनमें जितना वह रहता है उसका विवरण भी सही तरीके से न देना, उसकी तुलना में कम दर्शाते हैं और वह बात को छुपा कर रखते हैं। इस आय में यह आता है जो काला धन कहलाता है। जैसे कई कारखाने के मालिक अमीर जमींदार व्यापारी जितना कमाते हैं उसे बहुत कम दिखाते हैं। जिन लोगों को एक निश्चित मासिक वेतन मिलता है उनकी आय की गणना आसानी से की जाती है, लेकिन उनकी आय जो है कर जहां से वे वेतन प्राप्त करते हैं वहां से वह सीधे कट जाता है। लेकिन इस वेतन पर कर की चोरी करना यह काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जो आय रहती है उसमें अन्य स्रोत भी होते हैं, जैसे कृषि में अर्जित आय कर नहीं लिया जाता। इनमें कई लोग दूसरे स्रोत से प्राप्त करते हैं और कृषि अर्जित आय भी शामिल रहता है। इस प्रकार से कर की चोरी करने में कई लोग कई तरह के होते हैं जो अपने पास काला धन एकत्रित करके क्या करते हैं, रखते हैं। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए क्या करते हैं, आयकर विभाग द्वारा समय समय पर कर चोरी करने वाले लोगों को क्या करते हैं, छिपाते हैं। लेकिन इसका यह होता है कि विभाग कर चुकाने की प्रक्रिया और न आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं ताकि लोगों को भुगतान करने में कोई समस्या ना हो। जैसे दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, अप्रत्यक्ष कर है जो आसानी से संग्रहित किया जाता है क्योंकि यह संग्रहित करने पर स्थल जो है अपेक्षाकृत कम होते हैं, जैसे उत्पाद शुल्क कारखाने में और सीमा शुल्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बंदरगाह पर क्या करते हैं, वसूल किया जाता है। कर और व्यय जो अंतर्राष्ट्रीय तुलना, जैसे कर में मिलने वाली छूट और कर चोरी के कारण भारत में जो कर संग्रहण है अन्य कई देशों की तुलना में काफ़ी कम है। लेकिन इसलिए भारत में कर संग्रहण के साथ साथ कर द्वारा जो किए जाने वाले खर्च हैं वो भी कम है। इस चित्र के तालिका में आप देख सकते हैं जिसमें कर संग्रहण के कुल खर्च जीडीपी के प्रतिशत दिया हुआ है, जिसमें देशों के नाम हैं चीन, भारत, ब्राज़ील, कोरिया, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। उसी तरह यहाँ पे कुल कर संग्रह, कुल खर्च और मानव द्वारा पूंजित खर्च इस तरीके से दर्शाए गए हैं, जिसमें इस तालिका से यह पता चलता है कि भारत में कर जो है संग्रहण जीडीपी प्रतिशत अन्य देशों की तुलना में कम है। और इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि भारत एक गरीब देश जिनके कारण यहाँ के लोगों की कर देने की क्षमता काफ़ी कम होती है।
और कर संग्रहण के जो अंतर्गत सीधा प्रभाव से देखा जाए तो सरकार द्वारा जो किए जाने वाले खर्च पर पड़ता है। जब कर का संग्रह कम होता है तब राजस्व भी कम आती है और इससे सरकार के पास खर्च करने के लिए भी धनराशि भी कम होती है, जिससे यह पता चलता है कि किस तरीके से इसमें कर लिया जाता है। सारांश, जैसे सरकार के देश के विकास के लिए खर्च कर सके, इसके लिए कर बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि सरकार आम लोगों की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना या लोगों के लिए आजीविका दिलाना जैसे देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना आदि कार्य करती है। लेकिन सरकार प्रत्येक वर्ष बजट भी पेश करना होता है, जिसमें वर्ष भर में होने वाले खर्च और उस खर्च के राजस्व की व्यवस्था का लेखा जोखा होता है। और राजस्व कई प्रकार के करों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं। प्रत्यक्ष कर वस्तु एवं सेवाओं में लगाया जाता है, जो इस तरह हर व्यक्ति परोक्ष रूप से सरकार को देता है, और प्रत्यक्ष कर निजी तौर से दिया जाता है। व्यक्ति अपनी आय और कंपनी अपने लाभ में प्रत्यक्ष कर देती है। इस तरीके से प्रत्यक्ष कर न्याय संगत होती है, लेकिन सरकार के कुल राजस्व संग्रह में इनका हिस्सा जो है 36% ही है, जो अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो है दोनों ही करों में होने वाले संग्रह को करों की चोरी से प्रभावित करता है। तो इस तरह से कर चोरी की समस्या को कम किया जा सके और सरकार के आम लोगों के हित के लिए और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है।